गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग दोनों? चलिए, आज का अपना टॉपिक नेक्स्ट शुरू करते हैं। C6 पेज ओपन कीजिए, फर्स्ट लेसन और पॉलिटिकल साइंस, और पेज नंबर C और 6 मिल गया। अधिनायक तंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर। किस किस चीज में अंतर? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तानाशाही और लोकतंत्र में अंतर। तानाशाही का मतलब है ऐसी सरकार जो अपनी मनमानी चलाए। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है? संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती हैं। जब संपूर्ण शक्तियों का मतलब है ऐसी राज्य से संबंधित कोई भी काम, कोई भी अधिकार, कोई भी शक्तियां, वो सारी एक व्यक्ति के हाथ में होंगी। इसमें तानाशाही में एक व्यक्ति राजा भी हो सकता है, एक व्यक्ति सेनापति भी हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो लोकतंत्र है उसमें चुनाव होते हैं। ये पहचान है, जिस देश में चुनाव होंगे वहां पर लोकतंत्र की स्थापना है और चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है। ये लोकतंत्र की विशेषता है। अगर लोकतंत्र की विशेषता है तो आप ये इधर की लिख सकते हैं, अंडरलाइन करते जाना, समझते जाना। सेकेंड पॉइंट आपका, सरकार की निश्चित अवधि नहीं होती। यानी तानाशाही जो सरकार है उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता। वो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब से गद्दी पे बैठा है, पहले के राजा तो 8-8 7-7 साल, 10-10 12-12 साल के लोग गद्दी को संभाल लेते थे और जब तक जीते थे तब तक बैठते थे। उसके बाद उनके घर के कोई और व्यक्ति बैठता था। माँ पिता के बाद संतान का अधिकार होता था उस राजगद्दी पर। तो कोई निश्चित समय नहीं था कि 5 साल, 10 साल, 7 साल, 20 साल, हर एक की एक सीमा होती है। लेकिन तानाशाही में कोई निश्चित अवधि नहीं होती कि वो कब तक शासन करेगा। तानाशाह अधिक से अधिक तक समय तक सत्ता में बना रहना चाहता है। तानाशाह का मतलब है कि अपनी मनमानी चलाना। जब कोई राजा ऐसा है तो वो तो चाहेगा ना कि वो गद्दी पर बहुत टाइम तक बैठा रहे। जितने दिन तक वो राज्य को संभाल रहा है इतने उसकी मन चल रही है, उसके अधिकार में जनता है, तो वो क्यों अपनी कुर्सी को छोड़ेगा? वो तो चाहेगा मैं जब तक जीऊं जब तक रहूं। तानाशाही की ये पहचान। लोकतंत्र जो है एक निश्चित अवधि के लिए गठित किया जाता है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना है तो हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। किसी किसी देश में मैक्सिको जैसा देश है वहां पर 6 साल बाद भी होते हैं, लेकिन अमूमन देशों में प्राय 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र है। तीसरी विशेषता, तानाशाही सरकार को बदलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग डरते हैं तानाशाही सरकार से। अपनी मनमानी चलाती है। जो भी उस राजा के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है उसको जेल में डाल देंगे, कठोर दंड दे देंगे, कोई सुनवाई नहीं होती। राजा की अवहेलना, बुराई करने वाले को भी वहां पे मारा पीटा जाता है। मतलब वहां पर चलती राजा की, वो किसी को जबान खोलने का अवसर ही नहीं देता। तो ऐसी सरकार को बदलना बहुत मुश्किल होता है। कौन ऐसे राजा के खिलाफ बोलेगा? सरकार तभी बदलती है जब इसके विरुद्ध देश की जनता विद्रोह को कर दे। सरकार जब बदलेगी जब पूरे लोग एक देश के इकट्ठे होकर उस राजा को हटाना चाहेंगे, उसके खिलाफ क्रांति को शुरू करेंगे, बगावत करेंगे। और ये सहज नहीं है, इसको करने में कम से कम भी 10-10 12-12 50-50 साल लग जाते हैं किसी भी तानाशाह को गद्दी से हटाने में। नेपाल में हुआ था, राजा वीरेंद्र को गद्दी से हटाने के लिए तो कितना साल लग गया था। फिर दोबारा फिर वही संवैधानिक रूप से शासन चला, फिर दोबारा से राजा ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। तो गद्दी के लिए तो कई बार ऐसा होता है कत्लेआम भी हो जाते हैं शासन के लिए, क्योंकि हर कोई गद्दी को हथियाना चाहता है। तो इस तरह से तानाशाही सरकार को बदलना बहुत मुश्किल होता है। जब ही बदलती है जब जनता इसके प्रति बगावत करती है। और ना ही ये सरकार जनता की भलाई के लिए कई बार काम भी नहीं करती है। कोई अच्छा राजा होगा, ईमानदार होगा, वो तो करेगा, और बाकी किसी को यही रहेगी कि भाई मैं मेरा मेरा करूं, मेरे अधीन सब चले, तो वो तो अपने मन माने चलाएगा। लोकतंत्र जो है इसमें जन कल्याण के लिए जो सरकार काम नहीं करती या जनता की नहीं सुनती, क्योंकि जनता उसे जिताकर वहां तक भेजती है। हम अपने में से भी 2 नेता चुनते हैं, किसी को वोट डालते हैं, उसको
एक अपनी तरफ से प्रतिनिधि बनाकर मंत्रिमंडल में भेजती है, फिर वहां इलेक्शन होते हैं, फिर वो सरकार बनती है। तो अगर कोई सरकार जन कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए काम नहीं करती, तो जनता इसे आने वाले अगले जो चुनाव होते हैं वहां से बेदखल कर सकती है, इसको हटा सकती है। भाई वोट कोई देख नहीं रहा, आप किसको दे रहे हैं, हम क्यों बता के जाएंगे हम किसी को भी दे रहे हैं। अगर हमें लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है और बार बार उसकी कमियां सामने आ रही है और वो तानाशाही कर रहा है, तो अगले साल हमारे लोकतंत्र जहां भी किसी भी देश में है, वहां पर ये शर्त होती है कि हर 5 साल के बाद चुनाव होंगे, तो लोग किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको बनाना चाहते हैं उसको जिताएंगे। तानाशाह द्वारा जनता के सभी नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है। तानाशाह यानी राजा या कोई भी शासक, सेनापति, जो भी वहां पर काम करता है, वहां पर जनता के अधिकार को छीन लेता है, अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। वहां पर कोई अधिकार नहीं होते, कोई आदेश नहीं होता, कोई नियम नहीं। जो राजा ने कह दिया वही नियम है, जो राजा ने बना दिया वही उसके कार्य क्षेत्र है, और जो राजा करवाना चाहे वही अधिकार है। तो यहाँ पर लोग दुखी हो जाते हैं ऐसे राजा के नीचे। लोकतंत्र में जनता को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, आपने भी पढ़ा होगा। स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी मनुष्य आ जा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। यहाँ हालांकि सरकार के खिलाफ भी बोला जाता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है ना कि सरकार के खिलाफ बोल दिया तो कोई पकड़ ले जाएगा, कोई जेल हो जाएगी, तानाशाह में हो सकती है कि ये फलाना राजा के खिलाफ ऐसे बोला था, इसको पकड़ो जेल में डालो। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। जनता के हाथ में मताधिकार की शक्ति होती है, वोटों के अधिकार की शक्ति जनता के हाथ में होती है। सरकार भी डर के काम करती है कि भैया हमने सही से नहीं किया, अगली बार ये मत के अधिकार से हमें वंचित कर देंगे, हमें नहीं देके किसी और को दे देंगे। तो इसके माध्यम से जनता सरकार पर नियंत्रण रखती है, बनाकर ही नहीं भेजती, चयन ही नहीं करती, उस पर नियंत्रण भी रखती है। कोई भी सरकार जनता की आवाज को अनसुना नहीं कर सकता अगर उसे लंबे समय तक शासन पर आना है। ये एक विशेषता है लोकतंत्र की, ठीक है। इसमें व्यक्ति सरकार के लिए होता है, न कि सरकार व्यक्ति के लिए। जो तानाशाह होता है ना, इसमें व्यक्ति को सरकार के लिए कहा गया है। जैसे कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर हुआ था, उसने एक नारा दिया था कि नागरिक राज्य के लिए है, राज्य नागरिकों के लिए नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो वहां रहता है उसको सरकार के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा, जैसे सरकार चाहेगी वैसे, वहां व्यक्ति नहीं चलेगी। लेकिन जो लोकतंत्र है, इसमें सरकार का अस्तित्व जन कल्याण के लिए होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। क्लियर बेटा? पता लग गया आपको कौन कौन सी विशेषताएं हैं तानाशाह की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। कौन सी सरकार अच्छी है दोनों में से, आप बताओ क्यों क्यों अच्छी है। भरत आप बताओ मुझे इसकी 2 विशेषता। भरत आप बोलो। बोलो क्लियर बोलो, हाँ बोलो। बिल्कुल सिंपल है, चुनाव प्रक्रिया होती है, लोगों के द्वारा सरकार का चयन होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है। अगर सही तरीके से काम नहीं करे तो सरकार को बदला जा सकता है, और जनता को अनेक तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। मोटी मोटी बातें ले लो ना। और सरकार का जो काम होता है वो जनता की भलाई करना होता है। तानाशाह में सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है, कोई निश्चित अवधि नहीं होती कि वो कितने समय तक काम करेगा। तानाशाही सरकार को हटाना बहुत मुश्किल है गद्दी से। और तानाशाह जो भी नागरिकों को कोई अधिकार और कोई स्वतंत्रता नहीं देती, क्योंकि अगर नागरिकों को इतना अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगी, तो तानाशाह के खिलाफ बोल सकते हैं, उसकी कमियों को दिखा सकते हैं, और जहां दिखाएंगे वहीं तानाशाह की गद्दी कमजोर पड़ जाएगी। तो वो चाहेगा ही नहीं कभी कि उसकी सीट को कमजोर किया जाए, वो तो कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएगा कि सब उसकी हाँ हाँ मिलाए। और सरकार लोगों के लिए नहीं होती, लोग सरकार के लिए होते हैं। तानाशाह की ये विशेषताएं हैं। क्लियर? अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक, संसदीय सरकार पर। अंतर समझ आ गया बेटा आपको अच्छी तरह से? हेलो। संसदीय सरकार, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, जो किसी भी काम को लागू करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, योजनाएं बनाते हैं,
किसी बजट को पेश करना हो उसको करते हैं, सत्र बुलाते हैं, अधिवेशन रहते हैं, और विधायिका विधानमंडल का गठबंधन देखने को मिलता है, मंत्रिमंडल का और विधायिका का। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री किसके सदस्य होते हैं? विधायिका के। विधायिका कौन है? कानून बनाने वाली संस्था। किसी भी कानून को निर्माता कहा जाता है विधायिका को। और ये तब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक विधानमंडल में उनका बहुमत रहता है। यानी विधायिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी मंत्री होते हैं ना, वो। ठीक है। और ये जब तक सत्ता में बने रहते हैं जब तक विधानमंडल में उनका बहुमत रहता है। यानी संसद में जब तक उनका बहुमत हासिल होता है, जब 5 साल के लिए वो बन गए मंत्री, सरकार बन गई, फिर उसके बाद दोबारा वोट होंगे, बहुमत आए तो फिर, मतलब जब तक उनको बहुमत मिलता रहेगा वो सत्ता में बने रहेंगे। जब कभी सरकार के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब समझते हो आप? अविश्वास प्रस्ताव यानी विश्वास ना होना। जब लोगों को ये लगे कि सरकार ने ये काम ठीक नहीं किया और बहुत सारे मंत्री मिलकर उस काम के विरुद्ध, सरकार के उस कार्य के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव बनाते हैं, और उसमें अविश्वास प्रस्ताव में भी आधे से ज्यादा जो भी मंत्री होंगे उनके साइन होने चाहिए, उनकी रजामंदी होनी चाहिए, तब वो अविश्वास प्रस्ताव पास होता है। उस अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के खिलाफ भी हो सकता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ भी। मतलब कि उसके किसी कार्य को गलत बताया गया और उसके लिए अविश्वास रखा गया, और वो प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। और आमतौर पर विधानमंडल और जो कार्यपालिका है उसके संबंध अच्छे रहते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सरकार पर। अगर किसी सरकार के मंत्री के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो उसको आधे से ज्यादा बहुमत मिल जाए उस अविश्वास प्रस्ताव पे, तो उसको हटना ही पड़ेगा, अपने पद से त्याग पत्र देना ही पड़ता है। आमतौर पर जो विधानमंडल होती है और कार्यपालिका होती है उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम जैसे चला रहे वैसे चलता है। सर्वप्रथम ब्रिटेन ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किस देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था? किसको अपनाया गया था बेटा? हेलो, ब्रिटेन को। ब्रिटेन किसे कहते हैं हम? इंग्लैंड को। ठीक है। ये तो है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में कौन कौन होते हैं? मंत्रिमंडल और विधानमंडल दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री सदस्य होते हैं इसमें। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। और अगर संसद और ये संसद में विधानमंडल और कार्यपालिका जो होती है मिलकर काम करती है। संसद में सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरा, छठी विशेषता, हम ये विशेषताएं बता रहे हैं, कल हमने बताई थी विभिन्न प्रकार की सरकारों। फिर धर्मतंत्रीय, धर्मनिरपेक्ष, तानाशाही, फिर दोनों में अंतर बताया, संसदीय सरकार के बारे में बताया। और अब नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होगा अध्यक्षीय सरकार। अध्यक्षीय सरकार कौन सी होती है? इस प्रकार की सरकार कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संसदीय कहां पर है? आपको ध्यान रखना है, संसदीय सरकार जो है, हाँ, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन में। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था
अमेरिका में। एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं भी आएगा, आपकी नॉलेज तो बढ़ रही है ना, इससे आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या व्यवस्था कहाँ पर है। अब क्या है अध्यक्षीय व्यवस्था, इसको देखते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति या कार्यपालिका के अध्यक्ष पद, विधायिका यानी विधानमंडल का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता और दोनों एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र रहकर भी काम कर सकते हैं। अध्यक्ष संसदीय सरकार में तो दोनों मिलकर काम करेंगे, कौन कौन, मंत्रिमंडल और विधायिका। लेकिन जहां पर अध्यक्षीय सरकार होगी वहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग रहकर भी काम कर सकते हैं। कार्यपालिका मंत्रिमंडल को बोला गया है। अध्यक्षीय में ये दोनों अलग रहकर भी काम कर सकते हैं, संसदीय में दोनों को ज्वाइन होकर काम करना पड़ता है। एक बार चुन लिए जाने पर राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि तक बना रह सकता है, 4 साल तक के लिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल तक के लिए रह सकता है। विधायिका उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसके पद से नहीं हटा सकती। कोई भी विधायिका 4 साल पूरे होने से पहले अमेरिका में नहीं हटा सकती। हमारे यहाँ तो अविश्वास प्रस्ताव देकर हम हटा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं हट सकता। अमेरिका में मंत्रीगणों को क्या कहा जाता है, सचिव। हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद या मंत्री। केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, न कि विधायिका के प्रति। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था है और राष्ट्रपति उन कानूनों को लागू करवाता है। तो अमेरिका में जो भी मंत्री होते हैं वो सब राष्ट्रपति के कहे में चलेंगे, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति नहीं होते। अगली, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात की हमेशा संभावना रहती है कि राष्ट्रपति किसी एक पार्टी से हो, लेकिन कांग्रेस में बहुमत किसी अन्य पार्टी का हो। देखो बड़ी अजीब सी बात है कि चाहते हैं कि राष्ट्रपति एक पार्टी से हो। भरत तुम्हारे पास आ गई बेटा? तो बेटा मयंक अपना नेट चेक करो, आपके नेट में दिक्कत है, देखो अपने उसको। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें इस बात की संभावना रहती है कि राष्ट्रपति हमेशा एक पार्टी से ही हो, लेकिन कांग्रेस जो संसद है, राष्ट्रपति एक पार्टी का हो लेकिन संसद में जब बहुमत हो तो किसी अलग पार्टी का। दोनों चीजें अलग अलग कर दी। संसद का मुखिया राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन क्या रहा है कि राष्ट्रपति एक पार्टी का हो, किसी एक पार्टी से हो। ये कौन आया अब इतनी देर बाद क्लास में? हर्ष, हेलो हर्ष। हाँ जी बेटा, पहले तो सभी लोग अपनी अटेंडेंस को लगाओ, क्लिक करो बेटा। हेलो, क्या आप सुन रहे हो? पहले अटेंडेंस का कॉलम होगा, ओपन करके उसको करो क्लिक। देखिएगा, ध्यान से देखो, टीचमेंट ऐप पे जाओ, खोलोगे उसको, फिर वो दिखेगा। 10th के बच्चे आराम से कर देते हैं, आप लोगों को क्यों दिक्कत आती है पता नहीं। आपकी अटेंडेंस डेली चेक होती है। आज तो क्लास में सुबह भरत सर आए थे, क्लास में से लेके गए अटेंडेंस, अपनी अटेंडेंस को लगा कर। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमेशा इस बात की संभावना रहती है कि राष्ट्रपति हमेशा किसी एक पार्टी का हो और संसद में बहुमत किसी दूसरी पार्टी का हो। फिर आती है अगली सरकार, एकात्मक सरकार। ये सरकार के रूप चल रहे हैं हमारे, एकात्मक। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सरकार की सभी शक्तियां किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार मुखिया होती है। अध्यक्षीय सरकार में हमने किसको बताया था? राष्ट्रपति। एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां केंद्र सरकार, यानी जो केंद्र में, जो देश में एक सरकार होती है, जो सबसे उच्च लेवल की सरकार होती है, वो उसके हाथ में होती है। संपूर्ण देश
पर एक ही सत्ता केंद्र से शासन किया जाता है, एक ही सरकार के रूप में शासन होता है। प्रशासनिक मुखिया की दृष्टि से केंद्र द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। प्रशासन का सही ढंग से कार्य हो। बेटा और बच्चों को कैसे आ रही है? सबको आ रही है? मुझे तुम्हारी सुन रही है, मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे तो आपकी आवाज सुन रही है। भरत तुम्हें आ रही है आवाज? तो मयंक अपना नेट चेक करो बेटा, आपके नेट में कोई इश्यू है? अपने फोन को दोबारा से हटाकर दोबारा लगाओ, दोबारा रिज्वाइन करो। हो गया? आने दो इसे, फिर इसका छूट जाएगा। अब आ रही है आवाज? आपने कहीं म्यूट वगैरह तो नहीं कर रखा? चेक करो। हेलो हेलो, आ रही है अब? चलो मैं ये टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ, इसके बाद अगला कल करा दूंगी। अब तो आप लोग 13 रह जाएगा, फिर मैं दो एक दो क्लास में बने हो आप। इसकी रिकॉर्डिंग को सुन लेना, ठीक है? मैं CRF पे भेज रही हूँ। हेलो, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र द्वारा, जो केंद्र है उसे केंद्र सरकार जो है पूरे क्षेत्र को, एक देश में जितने भी राज्य होते हैं, जितने भी जिले होते हैं, जितने भी नगर और गांव हैं, सबको इकाइयों में बांट देती है, कुछ इकाइयों में, मतलब अनुसांगिक इकाइयां। देश का काम सही ढंग से चले, शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार अपने कार्य का बोझ कुछ कम करके कुछ शक्तियों को अपने अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों में बांट देती है। उन इकाइयों को कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी दी जाती हैं, यानी कुछ विशेष राज्यों से संबंधित कुछ विशेष अधिकार, कुछ क्षेत्र, कुछ शक्तियां दी जाती है, ताकि काम सुचारू रूप से चले, देश सही ढंग से शांति के साथ अपनी दैनिक चर्या को पूरा करे। उन इकाइयों को ऐसी शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं होती। केंद्र द्वारा कभी भी अपने इच्छानुसार इन इकाइयों से शक्तियों को छीना जा सकता है, इन्हें भंग किया जा सकता है। यानी संविधान में ये अधिकार और क्षेत्र जहां पर लिखे गए नहीं है, वो एकात्मक सरकार होती है। वहां पर सरकार अपनी मर्जी से कुछ मंत्रियों को, कुछ राज्य सरकारों को, कुछ प्रांतीय सरकारों को अपनी शक्तियां दे सकती हैं, अपनी विभिन्न इकाइयों को छोटे छोटे काम दे सकती हैं, लेकिन ये केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा संविधान में कहीं नहीं है, एकात्मक सरकार में। और कभी भी वो चाहे उन शक्तियों को दे सकती है और कभी भी चाहे उन शक्तियों को ले सकती है, भंग कर सकती है, लेकिन संविधान एकात्मक सरकार में नहीं होता। इस प्रकार की शासन प्रणाली कहां पर है? अब तो आवाज आ रही है मयंक? तो तेरी आवाज अब कैसे आई? बेटा मेरी तरफ से तो नहीं है इशू, नहीं तो बाकी बच्चों को भी नहीं सुनता, उन लोगों को सुन रहा, आपको नहीं सुन रहा। इतना ही करा के छोड़ दूंगी, कल दोबारा देख लेना। अपना नेट इशू हो रहा है शायद तुम्हारी तरफ से, वैसे भी टाइम लगभग होने को हो रहा है, अभी 10 मिनट है बस, बाकी एक चैप्टर आधा हो जाएगा। पर आवाज नहीं आ रही, उससे फायदा क्या है? दो बच्चे क्लास में ज्वाइन होते हैं, उसमें से एक को सुन रहा नहीं है, एक को सुन रहा, तो फायदा क्या होता है इस चैप्टर को पढ़ाने? इतना ही करेंगे हम। आज हमने पढ़ा है तानाशाही और लोकतंत्र शासन व्यवस्था में अंतर, संसदीय सरकार किसे कहते हैं, अध्यक्षीय सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है, और एक इन सब की विशेषताएं। ठीक है, इतने पर पेंसिल से आप टिक लगा दी। आज इतना ही करेंगे।
क्योंकि मैया को कुछ समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं जा रही है उसको, तो फिर ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, जितना कराया है इसकी मैं पिक भेज दूंगी, आप वहां से देख लेना। मैं आज के इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं CRF पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना जिनको आवाज नहीं आ रही। क्लियर बेटा? हेलो। मैम कभी कभी तो तुम्हारी आवाज आती है, कभी तो तुम बिल्कुल एट द टाइम आंसर दे रहे हो हैं। हेलो, काम उतार लिया, रेगुलर काम कर रहे हो ना अपना राइटिंग वर्क। हेलो, हाँ अपना काम रेगुलर जो भी आपको दिया जाता है CRF पे एक बार खोल के देख लिया करो। कभी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो ऐप नहीं चलती है तो वो नेक्स्ट डे डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं चली तो अगले दिन भी नहीं डाला जाएगा, एक दिन नहीं चली डिस्टर्बेंस होगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आपका काम फिर डाला जाएगा, पिछला भी डाला जाएगा और जो उस दिन काम कराया जाता है वो भी डाला जाता है। सारा काम आपकी CRF ऐप पे होता है। आज आप लोग डिस्टर्ब फील कर रहे हो, बार बार वॉइस कह रहे हो नहीं आ रही है, इसलिए आज इतना ही करवाएंगे, कल इससे नेक्स्ट वीक को करवाएंगे। वैसे भी काफी हो गया है ज्यादा, फिर आपको उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, उतने ही ज्यादा आपको याद। ठीक है बेटा, ओके, टुमारो आप क्लास में रहना। ठीक है, अभी क्लास का तो हमारा टाइम है, बाकी चैप्टर रीडिंग को मैंने खत्म कर दिया, आपकी नोटबुक चेक करती हूँ अभी आपके सामने। ओके, हेलो बेटा, मैप दिखाओ मुझे, कल मैप दिया था ना आप लोगों को, क्या कह रहे हो? मैप नहीं था, नहीं भरा तुम इन लोगों ने, तो कम से कम उसको रिवाइज तो कर लेते बुक से देख के। चलो कोरोना की वजह से बाहर नहीं जा रहे, मैप नहीं है, एक्सक्यूज सही है, चल गया। लेकिन आप किसी आने जाने वाले से जो कभी बाहर निकलता हो ना घर से बाहर, तो 2-4 मैप अपने इंडिया के और 2-4 मैप अपने इसके वर्ल्ड के मंगा के रख लो, क्योंकि आगे कोई भी मिलेगा भरवाना पड़ेगा। पापा बाहर जाते हो, भाई बाहर जाते हो, अंकल बाहर जाते हो, कोई भी बाहर जाता हो उससे मंगा लो। ठीक है, और चलो जब तक मैप आपके अरेंज नहीं होते हैं तब तक आप बुक से पढ़ो, बुक से देखो कि कौन सा क्षेत्र यूरोप का है, कौन सा रोम का कहलाता है, कहां पर भारत स्थित है, कहां पर अमेरिका स्थित है, ये तो पहचान हो जानी चाहिए ना वर्ल्ड के मैप पे। चलो मैप नहीं मिलता, कम से कम उसकी स्टडी की है तो इतना तो बता पाओगे ना। मैं खाली मैप रख के आपके सामने पूछूं तो आप मुझे आंसर दे पाओगे? हेलो, हाँ जी, कल आपको ये रिमेम्बर होना चाहिए, आज का एक दिन और दे देती हूँ मैं, कल उसको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आना है कि अमेरिका वर्ल्ड में कहां पर स्थित है मैप में, कहां पर आप रोम दिखा सकते हो, कहां यूनान दिखा सकते हो, कहां एशिया है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ आपके सामने मैप को करके, मेरे पास है खाली मैप, उस पर मैं आपसे पूछूंगी एक बच्चे से। ठीक है, याद करके आओगे तभी तो मुझे आंसर दोगे। चलो मैप अरेंज नहीं होता, कोरोना की है दिक्कत, बाहर नहीं निकल पा रहे हो आप लोग, कोई जाता हो उसकी याद मंगा लो, नहीं भी मंगा पा रहे हो तो उसको याद तो करो, लर्न तो करके छोड़ो, ताकि आपकी नॉलेज तो बढ़े कि हाँ जी मैप वर्ल्ड का पकड़ा दिया है, यहाँ पर ये चीज आपको पता तो हो ना। ठीक है बेटा, आज इसको याद कर लेना दोबारा से। ओके, हाँ जी, ठीक है, और बताओ आपकी कोई प्रॉब्लम? मैं कभी आवाज नहीं आ रही? हेलो मयंक, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, क्लास का टाइम हो रहा है आपका, अभी 3-4 मिनट है, कुछ किसी को पूछना है तो बताइए, अदरवाइज हम मैप भी कल मैं सुनूंगी आपसे, मतलब पहचान बता देना मुझे कि कहां पर क्या स्थित है, मैं आपसे मैप दिखाकर पूछूंगी। और जो इससे रिलेटेड इन बिटवीन छोटे क्वेश्चन जितने भी बन रहे होंगे कल मैं आपसे पूछूंगी, जितना लेसन मैंने पढ़ाया है। इसलिए आपको
फर्स्ट पेज से लेकर अब तक जितने पेज मैंने पढ़ा थे सारे की रीडिंग दोबारा से करनी है, क्योंकि मैं खुद क्वेश्चन इन बिटवीन पूछूंगी। जिसने लेसन की रीडिंग की होगी वो बता पाएगा। कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है, इसलिए आप जो बॉक्स में दे रखे हैं वो भी देखना, जो ऊपर महत्वपूर्ण दे रखे हैं वो भी देखना, जो लेसन की साइड में बॉक्स बनाकर दिए होते हैं वो भी देखना। मैं खुद क्वेश्चन छापूंगी और खुद बनवाऊंगी, आपसे पूछूंगी, मुझे पता लग जाएगा कौन कौन बच्चा घर में मेरे पास पढ़ता है, कितनी अच्छे ढंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएस की। ध्यान से आधा पौना घंटा निकाल के दोबारा से रीडिंग करनी है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 पेज तो जरूर करना। ओके, हाँ जी, ठीक है। लेट अस बी नाउ टुमारो।